इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। नमस्कार बच्चों, गुरुकुल दर्पण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप हैं गुरुकुल की छांव में। बच्चों कैसे हैं आप सब? देखो बच्चों, आज हम भारतीय संविधान और राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान व राज व्यवस्था और भारतीय संविधान का जो सबसे अहम पहलू है संविधान सभा। प्यारे बच्चों, उससे पहले हम बात करेंगे किसको लेकर? संविधान को लेकर। कि प्यारे बच्चों कि आखिरकार ये संविधान नामक शब्द होता क्या है? कि राज व्यवस्था, जैसा कि हिंदी वाले शब्द से पता पड़ रहा है कि राज व्यवस्था, राज करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? राज व्यवस्था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार संविधान। अगर मैं बात करूं संविधान की तो प्यारे बच्चों संविधान क्या है? एक मौलिक आलेख। क्या है बच्चों? मौलिक आलेख। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं संविधान एक क्या है? मौलिक आलेख। तो संविधान एक मौलिक आलेख है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपनी जनता पर शासन करती है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नियमों और सिद्धांतों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपनी जनता पर शासन करती है, या फिर एक मौलिक आलेख जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपनी जनता पर शासन करती है। तो अभी हमने जाना कि संविधान क्या है, कि यह एक मौलिक आलेख है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपनी जनता पर शासन करती है। चलो बच्चों, यहां पर हमने जाना कि भारतीय संविधान या फिर किसी भी देश का संविधान होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले विश्व में ऐसा कौन सा संविधान है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ है ना? तो सर्वप्रथम संविधान निर्माण करने वाला देश, संविधान निर्माण करने वाला देश। प्यारे बच्चों कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी होगी, तो सारी चीजें क्लियर करेंगे कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने लिए अपना पहला संविधान बनाया था। तो ऐसा है प्यारे बच्चों, कौन है? अमेरिका। और सन 1787 ईस्वी में इसने अपना संविधान बनाया था। ठीक है, तो वह देश कौन सा है? अमेरिका। प्यारे बच्चों संविधान निर्माण कब किया? तो 1787 ईस्वी। कब किया था? 1787 ईस्वी में इसने अपना संविधान निर्माण किया। और प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी में इसने अपनी जनता के ऊपर लागू कर दिया। ठीक है, तो लागू कब किया प्यारे बच्चों? 1789 ईस्वी को। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या की कि सर्वप्रथम वह देश जिसके अपने लिए क्या बनाया? संविधान बनाया, तो अमेरिका ने सन 1787 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं और भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों भारतीय संविधान का जनक क्या है? भारतीय संविधान का जनक की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं प्यारे बच्चों? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक बड़े ही महान व्यक्तित्व वाले, एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और कानून के बहुत बड़े ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो भारतीय संविधान के जनक की बात की जाए तो कौन हो जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और संविधान सभा में इनको कौन सी कमेटी मिली थी? तो प्यारे बच्चों इन्हें एक कमेटी मिली थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम हिंदी में प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से प्यारे बच्चों? प्रारूप समिति के नाम से। आपसे आने वाले कुछ सवालों में एक सवाल पूछ सकता है कि ये बताइए हमें कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो पूछता है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो प्यारे बच्चों राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र का जनक है वो कहलाता है आपका अरस्तु। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करता हूं कि ये बताइए कि आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक कौन हो जाता है? तो प्यारे बच्चों जब शब्द जुड़ गया आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक तो फिर हो जाएगा मैकियावेली। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और आज जानेंगे हम किसके बारे में? भारतीय संविधान सभा के बारे में। कब मांग उठी, कब इसको किसके द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो सारी चीजें एक बार नोट डाउन कीजिए कि संविधान एक मौलिक आलेख है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार
अपनी जनता पर शासन करती है। भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। सर्वप्रथम संविधान निर्माण करने वाला देश अमेरिका 1787 ईस्वी, ठीक है, और इसने लागू कब किया? 1789 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब बात करेंगे जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है संविधान सभा के बारे में। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने भारतीय संविधान के बारे में चर्चा की है और लगभग प्यारे बच्चों 30 से 35 क्लासों में ये हमारी क्लासेस क्या है? स्पेशल एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल के लिए है। लेकिन आप किसी भी भारत का कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो शायद ही कोई एग्जाम होगा कि कम पढ़ के आप यहां से कम पढ़ के ज्यादा नंबर क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं। मैं मान सकता हूं कि 2% डाटा अगर कम पढ़ा रहे हैं तो कम रहेगा, लेकिन 98% आपका निश्चित ही क्या होगा? कवर होगा। और ये कंटेंट जो है ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है देश के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है संविधान सभा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि संविधान सभा का निर्माण ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा, तो सबसे पहले संविधान की मांग उठाई होगी। और वो संविधान की मांग किन किन व्यक्तियों ने उठाई, तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि संविधान सभा की जो मांग उठाई गई थी वो किन किन लोगों के द्वारा उठाई गई थी। भारत के वीर सपूत हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने सबसे पहले अपने केसरी पत्र के माध्यम से संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो किसने उठाई थी प्यारे बच्चों? 1895 ईस्वी में। किसने बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। कौन सा पत्र था? केसरी पत्र, ठीक है। प्यारे बच्चों, केसरी जो पत्र था मराठी भाषा में हुआ करता था, और इनका एक जो पत्र हुआ करता था मराठा, वो किस भाषा में हुआ करता था? तो वो अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था। भारत में सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग उठाई। इसके बाद आए प्यारे बच्चों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और हरिजन पत्र के माध्यम से पहली बार 1922 में संविधान सभा की मांग उठाई। समय चल रहा था प्यारे बच्चों 1922 ईस्वी, और संविधान की सभा की मांग किसने उठाई? महात्मा गांधी। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी, प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, और पत्र कौन सा हुआ करता था? हरिजन, ठीक है। तो हरिजन नामक पत्र हुआ करता था। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। बाकी आप सब लोग बापू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बापू जैसा इंसान शायद ही कोई पैदा हो, संभावना तो यही है, ठीक है। तो बापू का नोट ऐसे नहीं है कि नोटों पे छपा हुआ है, उस व्यक्ति के नाम से पूरा का पूरा युग चलता है। और 1919 से 1948 तक चाहे इतिहास में कोई व्यक्ति उसे नकारे चाहे स्वीकार करे, लेकिन बापू का क्या है? किसी का दौर आया था तो वो दौर किसका आया था? बापू का आया था। और जैसा दौर बापू का आया था शायद ही भविष्य में ऐसा दौर किसी का आए। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं इसकी मांग 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने उठाई हरिजन पत्र के माध्यम से। फिर प्यारे बच्चों, कांग्रेस के अंदर से एक नई पार्टी गठन होता है स्वराज पार्टी का, और स्वराज पार्टी ने इस संविधान सभा की मांग कब उठाई? 1924 ईस्वी में, ठीक है। तो 1924 ईस्वी में संविधान सभा की मांग जो उठाई थी वो किसके द्वारा उठाई गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूं, जब भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो स्वराज पार्टी के बारे में एक पन्ने खोलकर रख देंगे, लेकिन यहां पर जनरल सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्यारे बच्चों, चित्तरंजन दास भी बहुत बड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आकस्मिक निधन के कारण इनकी मृत्यु के बाद ये पार्टी शिथिल हो गई थी, ठीक है। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग उठाई, और अंत प्यारे बच्चों 1936 ईस्वी में कांग्रेस के
लखनऊ अधिवेशन में, किसमें, कांग्रेस ने मांग उठाई है ना। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या उठाई, मांग उठाई, और कहां पर प्यारे बच्चों, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की तो अध्यक्षता करते हैं प्यारे बच्चों, इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी बीते दिनों 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिनका जन्म सन 1889 को हुआ था, कहां पर, इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए, और ये भारत के सबसे अधिक समय तक पहले प्रधानमंत्री भी थे और सबसे ज्यादा कार्यकाल पूर्ण किया था। लगभग प्यारे बच्चों 16 वर्ष 284 दिन तक इन्होंने अपने पद पर रहे थे। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग उठाई गई। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि मांग 1895 में, 1922, 1924 और 1936 कांग्रेस पार्टी द्वारा, बाद में ये मांग थोड़ी सी फैजपुर में भी उठी 1937 के अधिवेशन में। ठीक है, तो यहां पर मांग उठाई गई। और फिर प्यारे बच्चों ब्रिटिश सरकार ने, किसने, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा के मांग के गठन को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन गठन के साथ साथ कुछ ऐसी शर्तें रखी गई, तो सरकार जो है उन मांगों को, जो कांग्रेस पार्टी है और जो मुस्लिम लीग है, वो इनको स्वीकार करने में सक्षम नहीं रही। उन लोगों ने इसको बिल्कुल नकार दिया। और बाद में जब 1946 का समय आता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। तो इसी क्रम में चलते हैं आगे। हमने जाना कि संविधान सभा की मांग कब कब उठाई गई। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ ना। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट से, है ना, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी है। और हमारा जो गुरुकुल दर्पण क्लासेस क्या कहती है कि हमें आपको कंपटीशन का योद्धा बनाना है। और योद्धा किसी भी सेक्टर में हारता नहीं है, वो हर परिस्थिति में क्या होता है, जीतता है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या हो, एक योद्धा हो, एक फाइटर हो। चलिए, अब भाई, अब आया प्यारे बच्चों क्या, अगस्त प्रस्ताव। कब आया प्यारे बच्चों, 1940 ईस्वी में, है ना। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की गठन को मांग को स्वीकार कर लिया, है ना। और व्यवहारिक रूप देने के लिए बाद में किसको भेजा था, क्रिप्स मिशन को। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों तीन दिए गए थे कि 3 चीजें रखी गई थी कि अधिक से अधिक वायसराय की कार्यकारिणी में अधिक से अधिक क्या होंगे, भारतीय होंगे। और एक हम युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। और क्या करेंगे प्यारे बच्चों, और एक हम संविधान सभा और औपनिवेशिक भारत की स्थापना करेंगे। किसके बाद, औपनिवेशिक भारत की स्थापना करेंगे प्यारे बच्चों, जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्यारे बच्चों ये अगस्त प्रस्ताव ऐसे नहीं आया था, क्योंकि भारत में एक तरफ चल रहे थे आंदोलन, भारतीयों की बिना सहमति से, कांग्रेस की बिना सहमति से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेला जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से लेकर 1945 जाता है। और ब्रिटेन पर संकट के बादल छाए हुए थे। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से, चीन से और अमेरिका से दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारत को आजाद कीजिए, या फिर कोई बीच का ऐसा मसला निकालिए कि जिससे कि भारत में शांति व्यवस्था स्थापित हो। तो क्या किया गया, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 3 बिंदु रखे गए। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि वायसराय की कार्यकारिणी में अधिक से अधिक भारतीय होंगे। अभी रिसेंटली, है ना, कि बोला कि अधिक से अधिक भारतीय होंगे। दूसरे भाई साहब ये कहने लगे कि क्या होगा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। तो तीसरा वादा इन्होंने क्या किया कि औपनिवेशिक भारत, औपनिवेशिक भारत व संविधान सभा का गठन।
और किसके बाद प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक भारत की स्थापना किसके बाद की जाएगी, युद्ध समाप्ति के बाद। ठीक है, क्योंकि उधर ब्रिटेन पर किससे, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से, अमेरिका की गवर्नमेंट से प्यारे बच्चों, और चीन की गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाया जा रहा था, प्रेशर बनाया जा रहा था कि मेरे भाई इनको आजाद करो। क्या विश्व पटल पर आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो जो आपके देश में कंट्रोल है वहां पर आप शांति व्यवस्था स्थापित करो। लगातार बढ़ते हुए दबावों के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, आनन फानन में 3 घोषणाएं कर दी। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में अधिक से अधिक भारतीय होंगे, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और औपनिवेशिक भारत की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी युद्ध समाप्ति के बाद। ठीक है, चलिए ये सारी मांगे रखी गई। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार ने स्वराज से कम पर स्वीकार नहीं किया और महात्मा गांधी ने प्यारे बच्चों 17 अक्टूबर 1940 कब, 17 अक्टूबर 1940 को क्या चला दिया गया, बताइए। 17 अक्टूबर 1940 को क्या चला दिया गया प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला दिया गया। कौन सा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में बापू के साथ जुड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हुआ करते थे, आचार्य विनोबा भावे। और बाद में शामिल हुए प्यारे बच्चों कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तो नोट कीजिए इसे जल्दी से और जानते हैं किसके बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां क्लासेस कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आप जितनी जल्दी, लगभग हमारी कोशिश ये है कि हम 1000 पर ही शुरू कर दें, लाइव क्लासेस 1000 पर ही शुरू कर दें। जितनी जल्दी क्लासेस प्यारे बच्चों, अगर हमारी क्लासेस लगभग 1500 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम 1500 पर क्या कर देंगे, लाइव सेशंस चालू कर देंगे। जिससे उससे क्या फायदा होगा, हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और आपके डाउट सेशन भी ले पाएंगे साथ ही साथ में। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों अब हम जानते हैं किसके बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब होता है प्यारे बच्चों, अगर इसकी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940। प्यारे बच्चों आप अक्टूबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे याद रखो सत्याग्रह कब चालू हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 है ना। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, महात्मा गांधी। असल में इन्हीं का आया था दौर भैया। आजकल जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसका दौर आएगा, दौर लाने वाला भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति था। ठीक है, सभी का समय आया था लेकिन इस व्यक्ति का दौर आया था। ठीक है, चलिए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 है ना। देखो एक विडंबना क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, बापू जी से कुछ लोग वो करते हैं ना कि भाई हमें पसंद नहीं है ना। भाई पहली बात, आपके मतलब आपसे उनकी तुलना करना बिल्कुल बेकार है। दूसरी चीज, जिस नोट पर बाबूजी के क्या है, चित्र है, उस नोट को तो आराम से है ना 1000 दे दो, 2000 दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, सभी लोग आराम से ले लेंगे। लेकिन एक विचारधारा है सिर्फ। ठीक है, तो बापू के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि प्रारंभ हुआ 17 अक्टूबर 1940 महात्मा गांधी। और अगर मैं पहले सत्याग्रही की बात करूं, पहले सत्याग्रही तो कौन हो जाएगी प्यारे बच्चों, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, अगर मैं प्यारे बच्चों दूसरे सत्याग्रही की बात करता हूं तो कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही इसको नकारा गया फिर इससे खराब एक मिशन आता है हमारे यहाँ, एक कमेटी आती है जिसमें हमें कुछ अजीबोगरीब अटपटे से सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, और वो उस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। और स्टीफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में दिल्ली पहुंचता है क्रिप्स मिशन, है ना। वो कहते हैं कि प्यारे बच्चों
कि संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि भाई हम संविधान सभा का गठन कर देंगे, भारतीय संघ में के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, और जब तक संविधान निर्माण होता है तो भारत की समस्त सुरक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। यहां तक तो चीजें सही चल रही थी, लेकिन बाद में कह दी कि प्रांतों को पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्रता है, वो भारतीय संघ में शामिल भी हो सकते हैं, उसके संविधान को स्वीकार भी कर सकते हैं, या फिर उनके संविधान से अलग संविधान निर्माण भी कर सकते हैं। तो मतलब भारतीय प्रांतों को इतनी स्वतंत्रता के बाद देश को प्रांतों के रूप में बांटने की एक साजिश देखने को नजर आती है। साथ के साथ कहा गया कि मुस्लिम लीग भारतीय संघ में शामिल हो सकती है या फिर अलग भी हो सकती है, और उनके लिए एक अलग संविधान बना सकती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही क्या रही थी, भारत को टुकड़ों में बांटने की स्कीम रही थी। बावजूद इसके प्यारे बच्चों, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लोग नहीं होते, तो जो आज अखंड भारत की बात करते हैं लोग, तो शायद वो छोटे छोटे प्रांतों में रहा होता। ये जो साजिश रची गई थी, कहां से रची गई थी, चर्चिल बैठा था वहां इंग्लैंड में, और सारी की सारी साजिश किसके द्वारा रची गई थी, चर्चिल के द्वारा रची गई थी। भारत का अलग होना, बर्मा तो खैर पहले ही अलग हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का अलग होना, पाकिस्तान का अलग होना, एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह से कहां चलाई गई थी, इंग्लैंड से चलाई गई थी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानेंगे किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 ईस्वी। ठीक है, कब आया था, 1942 ईस्वी। सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको बताई है, क्या किया गया था कि संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा का गठन, तो सबसे पहले क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये संविधान सभा का गठन कहते हैं, है ना, गठन की बात की गई है ना। आगे क्या किया गया, प्रांतों को स्वतंत्रता है, कि वो भारतीय संघ में, है ना, शामिल हों अथवा अपने लिए नया संविधान बनाएं। देख रहे हो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि अपने लिए नया संविधान निर्माण करें। तो प्यारे बच्चे क्या कह रहे हैं, क्रिप्स मिशन के द्वारा चर्चिल जी ने भेजा था और कह रहे थे कि संविधान सभा गठन तो कर दो। साथ के साथ ये क्या कह रहे थे कि प्रांत अगर चाहते हैं तो संविधान सभा द्वारा निर्माण जो भारतीय गणराज्य का संविधान है उसमें शामिल, भारतीय संघ में शामिल हो भी सकते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो वो अपने लिए एक अलग संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या थी प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक भारत की स्थापना। औपनिवेशिक भारत की स्थापना, प्यारे बच्चों औपनिवेशिक भारत को अंग्रेजी भाषा में डोमिनियन स्टेट कहते हैं। और डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जिस सरकार का, जिस किसी देश सरकार का एक दूसरे देश पर अधिकार होता है, वहां का सैन्य प्रमुख भी वही होता है। पहले एक इंग्लैंड के रूल में था कि वहां का सैन्य प्रमुख, और प्यारे बच्चों वहां का जो राष्ट्रपति उसी का होता है। समस्त जो सरकार के अंग होते हैं वो उसी देश के होते हैं। लेकिन वर्तमान समय पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की, दक्षिण अफ्रीका की, तो वहां पर जो है ये देश किसके गुलाम रहे थे, भारत की तरह इंग्लैंड के गुलाम रहे थे। आप कभी देखोगे तो यहां पर इंग्लैंड का जो राष्ट्रपति है ना, वही क्या होगा, इन देशों का राष्ट्रपति होता है। बाकी चीजें अलग होती हैं। पहले सैन्य प्रमुख हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय पर सैन्य प्रमुख नहीं होता है। तो तीसरी मांग क्या थी कि तीसरा इन्होंने सुझाव दिया कि औपनिवेशिक भारत की स्थापना। ठीक है, आगे चलेंगे। चौथा क्या था कि नए संविधान के निर्माण तक भारतीय संघ
की रक्षा का दायित्व, है ना, साथ ही साथ रक्षा कर रहे थे। देखो कितनी फजूल बातें कर रहे हैं कि नए संविधान के निर्माण तक भारतीय संघ की रक्षा का दायित्व किसका होगा, ब्रिटिश सरकार का होगा। किसका होगा प्यारे बच्चों, ब्रिटिश सरकार का होगा। ठीक है, चलिए आगे इन्होंने एक बात की, अंत में पांचवी बात में यहां पर क्या हो जाता है, क्रिप्स मिशन एंड हो जाता है। और क्या कहे गए कि मुस्लिम लीग को भी स्वतंत्रता दे दी कि वो स्वीकार कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। तो पांचवा इन्होंने सुझाव दिया क्या, कि मुस्लिम लीग को संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता, होने या न होने की स्वतंत्रता, देख रहे हो। तो यहां पर आपने देखा कि इन्होंने 4-5 सुझाव दिए किसके द्वारा, भारतीय राज्य को, भारत को, कि संविधान सभा का गठन कर देंगे। ठीक है भाई, है ना। दूसरा कहा कि भाई देखो प्रांतों का भी तो अपना हक है, शामिल होना चाहते हैं तो करो, नहीं शामिल होना चाहते तो अपने लिए संविधान बना लो। तो यहां पर डिवाइड एंड रूल, है ना, फूट डालो और शासन करो, मतलब तोड़ रहे थे भारत को। औपनिवेशिक भारत, है ना, कि आप सम्राट कितनी हो जाओ लेकिन गुलाम हमेशा हमारे ही रहोगे, हमारे ही अधीन कहलाओगे। तीसरी साजिश। चौथा क्या गया, एक अलफनामा दिया गया कि भाई हम तुम्हारी रक्षा भी कर देंगे। ठीक, आगे ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग जो उस समय सिर्फ क्या चाहती थी प्यारे बच्चों, बंटवारा चाहती थी, इसका कोई और मकसद नहीं था। और इस व्यक्ति के भी, मोहम्मद अली जिन्ना के भी कान भरे गए थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही भरे गए थे। तो ये तो बंटवारे से कम नहीं चाहता था, इससे कह दिया, सुझाव दे दिया कि मुस्लिम लीग को संघ में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता। अब देखो इस बात पर हमारे महात्मा गांधी जो बापू हैं वो कहां पीछे रहने वाले थे। बापू जी ने लात मारकर इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। और प्यारे बच्चों अगर चेक की डेट निकल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, चाहे वो 1 करोड़ का हो चाहे वो 100 करोड़ का हो। ठीक है, अगर किसी चेक की डेट निकल जाती है तो वो किसी वैल्यू का नहीं रहता। और इसको प्यारे बच्चों बापू ने किसकी संज्ञा दी, तो बापू ने इसे क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक, CHEQ, पोस्ट डेटेड चेक बोला। और प्यारे बच्चों पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है तिथि का निकला हुआ चेक। क्या बोला प्यारे बच्चों, तिथि का निकला हुआ चेक बोला। बापू ने इसे क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक बोला। यहां पर आपको क्लियर से समझ में आया होगा क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको देखो क्लास पसंद आ रही है तो कम से कम 10, 20, 50 जहां तक आपकी सामर्थ्य है उतने लोगों को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जितनी जल्दी आप हमारे लगभग देखो 1K या 2K के बीच में करा देते हैं और तभी हम पूरी की पूरी करेंगे, आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए रीजनिंग की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, और प्यारे बच्चों रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस और आपको जीके की क्लासेस और डेली हिंदी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जल्दी से जल्दी हम आपको 1-2 दिन में किसकी, मैथ की भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गुरुकुल दर्पण क्लासेस के नाम से, वहां पर हम आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और यही कंटेंट आपको पूरा का पूरा वहां पर मिलेगा एक बेहतर पीडीएफ के साथ। तो पहले देखो नोट्स देंगे कंपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप नहीं लिखो, क्योंकि जो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे तो वो आपके लिए संजीवनी बूटी काम करेंगे। और एक मृत व्यक्ति को जो संजीवनी बूटियां जगा सकती है तो आप तो भाई मूर्छित व्यक्ति को जगा सकती है, तो आप तो स्वयं एक जिंदा आदमी है। तो योद्धा बनो, है ना, क्योंकि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। प्यारे बच्चों अगर आप 4 घंटे बैठ जाओ ना, 4-5 घंटे एक साथ मेज पर, मैं गारंटी ले रहा हूं कि सिलेक्शन करके जाओगे। कमी यही होती है कि हम 4-5 घंटे एक जगह बैठकर पढ़ नहीं पाते, है ना। कौन मजाल है जो 4 घंटे में बैठ पाए। अगर यहाँ खोपड़ी में होगा ना, रात को भी आर्मी के सपने आएंगे, है ना, रात को सीएपीएफ दिखाई देगी, रात को सीआईएसएफ दिखाई देगी। और उसी तरह से आप दिन रात करके मैं जान लगा दो, 2 महीने क्या
पब्लिक 15 दिन में आईएएस निकाल जाती है, लेकिन वो पहले से तैयारी होती है। लेकिन हम आपको ऐसी डोज देंगे, आप 2.5 महीने में इस कंपटीशन के योद्धा बन जाएंगे और आप रैंक को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के बाद प्यारे बच्चों एक आता है, एक आंदोलन चलता है भारत छोड़ो यात्रा, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कौन चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि क्रिप्स मिशन के ठीक बाद महात्मा गांधी ने क्या चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए अब जानते हैं किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। चलिए, बापू तो बहुत नाराज थे इससे। भाई साहब, एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था भारतीय इतिहास में जो खाली चलता था, है ना, सिर्फ बिना हथियार के, लेकिन तब भी अंग्रेजी सरकार थर-थर कांपती थी। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो बापू कोई भी अगर आंदोलन करेंगे या कुछ भी करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। और प्यारे बच्चों, जितना जो है शांतिपूर्ण आंदोलन सक्सेस हो सकता है, उतना कोई हथियार बंद सशस्त्र विद्रोह के साथ आंदोलन नहीं हो सकता। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब हम जाने किसके बारे में, वेवेल योजना के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब पहले जो वायसराय हुआ करता था लॉर्ड लिनलिथ गो, उसके स्थान पर प्यारे बच्चों लॉर्ड वेवेल को क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और लॉर्ड वेवेल ने आनन फानन में क्या कर दिया गया कि एक योजना घोषित की, जैसे हम वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम जानें किसके बारे में, वेवेल योजना। प्यारे बच्चों, वेवेल योजना जैसे ही बनी, और कब घोषणा की गई वेवेल योजना की, 1943 ईस्वी में, है ना। साथ के साथ क्या क्या कहा गया, पहला वादा किया गया। फिर से अंग्रेज सरकार हमसे क्या कर रही है, वादा कर रही है। देख रहे हो, वादा निभाने वाले ना है ये, लेकिन वादा करने वाले जरूर हैं, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। ठीक है, तो यही अंग्रेजी सरकार का फंडा था कि ये बोले भाई साहब, सबसे पहले हमसे क्या बोले कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है वहां पर वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे, है ना। नई केंद्रीय परिषद का गठन, केंद्रीय परिषद का गठन, पूरी की पूरी जो पीएम से लेकर सारी जो केंद्रीय परिषद है वो उसका गठन किया जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर एक बात और जोड़ी गई कि वायसराय व सैन्य प्रमुख के अलावा, कौन प्यारे बच्चों, सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे। देख रहे हो, सभी भारतीय होंगे। साथ के साथ ये भाई साहब हमसे क्या क्या कहने लगे कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य हिंदुओं के बराबर होंगे, जनसंख्या जबकि कम थी, लेकिन ये क्या कहने लगे, देश में गतिरोध उत्पन्न करने के चक्कर में। देखो, अगर किसी भी चीज को आरक्षण दिया जा रहा है तो 70% पॉपुलेशन और 30% पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर रेशियो के आधार पर लाभ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक वादा किया कि क्या किया, कार्यकारिणी, है ना, कार्यकारिणी और केंद्रीय परिषद एक ही है बच्चों, है ना, तो सब अलग अलग लग रहे होंगे। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य, कौन प्यारे बच्चों, मुस्लिम सदस्य हिंदुओं के बराबर होंगे। यहां पर भी संतोष नहीं था मुस्लिम लीग को, इतने पर भी, ठीक है, तो कहा गया कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य हिंदुओं के बराबर होंगे, है ना। वायसराय बिना किसी कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। साथ की तीसरी बात जोड़ी गई कि वायसराय बिना किसी कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या किया गया कि वायसराय बिना किसी कारण के, मतलब वीटो का प्रयोग करेगा, और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। इसने कहा कि वायसराय बिना किसी कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, चौथा वादा किया गया प्यारे बच्चों कि युद्ध समाप्ति के बाद, क्या किसके बाद, युद्ध समाप्ति के बाद
भारत अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारत अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा, है ना। पहले दूसरा वादा किया गया, ठीक है। देखो यहां पर 4 वादे किए जा रहे हैं, साथ के साथ प्यारे बच्चों क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा कहां से शुरू किया गया था प्यारे बच्चों, 14 जुलाई 1942 को, है ना। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है वर्धा से। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त, है ना, 8 अगस्त मुंबई के ग्वालियर टैंक, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से इसकी प्रारंभ करने की क्या होती है, घोषणा होती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कम शब्दों में बताऊं तो प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, ऐसे आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो कब शुरू किया गया, 1942 में, है ना। वर्धा से कौन सी तारीख थी, 22 जुलाई 1942 को वर्धा में क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। इसका क्या हुआ, प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन 8 अगस्त 1942 को क्या किया जाता है, ग्वालियर टैंक मैदान में क्या किया जाता है, मुंबई में ये स्वीकार कर लिया जाता है ना। और ग्वालियर टैंक से ही प्यारे बच्चों 9 अगस्त को महात्मा गांधी, फिर आगे भैया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपोर्टेंट नहीं है। क्या इंपोर्टेंट है इसमें, जो मेन टॉपिक है सीधे सीधे क्या इंपोर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कब, 1942 ईस्वी में। कहां पर, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कहां से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर 5वीं एक बात कही गई थी, इसको क्यों जोड़ा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो लोग पकड़े गए थे उनको सभी को रिहा किया जाएगा, है ना। तो 5वीं बात इन्होंने कही कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पकड़े गए सभी नेताओं को सम्मान के साथ रिहा किया जाएगा। तो भैया जब और स्वीकार नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इसके बाद बच्चों यहां पर एक योजना आती है अंग्रेज सरकार के द्वारा, और वेवेल योजना के बाद एक समझौता होता है, कौन, शिमला समझौता। कौन सा प्यारे बच्चों, शिमला समझौता। कौन सा प्यारे बच्चों, शिमला समझौता। कब होता है प्यारे बच्चों, 1945 ईस्वी को। कब होता है शिमला समझौता, 1945 ईस्वी में, ठीक है। शिमला समझौता के बारे में सिर्फ एक बात याद रखेंगे, शिमला समझौता कब होता है, 1945 ईस्वी में बच्चों। और शिमला समझौता में एक बात कही जाती है, और वो कौन सी बात कही जाती है कि इन्हीं सारी विषयों को चर्चा में लेकर एक बैठक बुलाई जाती है जिससे हम शिमला समझौता के बारे में जानते हैं। शिमला समझौता विफल हो जाता है, और विफल होने का कारण क्या था कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा पॉइंट कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य हिंदुओं के बराबर होंगे। कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ने यहां पर भाग लिया और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, और एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन ये कांग्रेस में थे, ना कि जिन्ना की मुस्लिम लीग में। तो जिन्ना ने एक हट कहा कि जितने पर सारे मुस्लिम सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे, मुस्लिम लीग से आएंगे, और हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, ठीक है। इसी के हट के बावजूद ही शिमला समझौता विफल घोषित कर दिया गया। और प्यारे बच्चों अगली क्लास में हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के बारे में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर शिमला समझौता के बारे में समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से फिर सुनेंगे, थोड़ा सा हल्का सा तेज हो गया था कि शिमला समझौता जो था मुस्लिम लीग के कारण फेल हुआ था। जिन्ना का मत यह था कि जितने बार वायसराय की जो कार्यकारिणी मुस्लिम सदस्य होंगे वो किससे आएंगे, मुस्लिम लीग से आएंगे। तो बच्चों आज की क्लास कैसी आई, आज की क्लास कैसी लगी, सभी लोग बताएंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
इस क्लास को पहुंचाएंगे और जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर जाते हैं हम आपके लिए लाइव सेशन लाएंगे जिसमें हम आमने सामने की भांति कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करो, फैला दो, बिल्कुल है ना, आग लगा दो। तो फैला दो, आग लगा दो, और जहां तक भारत के कन्याकुमारी से लेकर कहां तक, श्रीनगर तक, उधर प्यारे बच्चों पोरबंदर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे में फैला दो। ठीक है, जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं, मोबाइल पकड़ो, हाथ में पकड़ो, सभी को सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।